नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। दोस्ती जम के करो, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र साहब ने जब अपना ये मशहूर शेर पहली बार कहा होगा तो उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये फ़लसफ़ा पूरी दुनिया पर लागू हो जाए, लेकिन सियासतदानों यानी पॉलिटिकल लीडर्स पे तो लागू नहीं होता है। और ये बात पिछले कुछ दिनों के ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभाषपा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बयान अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों के, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं और आप उससे रजामंद हो जाएंगे। ये राजभर साहब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की शान में कसीदे पढ़ा करते थे, उनकी जीत के दावे किया करते थे और बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे, योगी आदित्यनाथ को पानी पी पी कर कोसते थे। और अब हाल ही में इन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है, एनडीए में शामिल हो गए हैं और पूरी तरह से इनके बयान जो है वो यू टर्न ले चुके हैं। अब ये अखिलेश यादव को पानी पी पी कर कोसते हैं और बीजेपी की शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं। आज कुछ ओबीसी नेताओं ने, तमाम दलों के ओबीसी नेता थे, सपा के, बसपा के, वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में शामिल हुए। लखनऊ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर वही समाजवादी पार्टी को कोसा, बीजेपी की शान में कसीदे पढ़े। जरा पहले हम एक बार छोटा सा बयान सुन लेते हैं राजभर साहब का कि वो क्या कह रहे हैं सपा के बारे में, फिर हम बात आगे करेंगे। समाजवादी पार्टी के बहुतेरे विधायक, बहुतेरे नेता बीजेपी में जाने की तैयारी में है, तो उन्होंने हमसे कहा कि अपना बचा लीजिए। हम तो बचा लिए, उनके दारा चौहान जी चले गए। आप लोगों के स्क्रीन पर कई चेहरे के नाम आ रहे हैं ना, उनका किसी से पटा कहां है? बसपा से 2 बार गठबंधन किया, टूट गया। कांग्रेस से गठबंधन किया, टूट गया। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया, टूट गया। चौधरी अजीत से गठबंधन किया, टूट गया। वो करते हैं, टूटता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मजे की बात है कि ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन टूटा है तो सबसे ज्यादा अगर इस समय निशाने पर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर। समाजवादी पार्टी के लोग फर्जी जो बयान, जैसे आप हमसे बयान ले रहे हैं, इस बयान में ऐसे वीडियो को काट पीट करके ऐसा वीडियो बना के नफरत पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो वीडियो को काट पीट करके ऐसा बना करके नफरत पैदा कर रहे हैं धरती पर, जनता के बीच में, कि मैं तो ताजुब हूं कि ऐसे ऐसे फरार 420 समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता। तो सुना आपने, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के नेताओं को फ्रॉड, 420 ये सब कह रहे हैं। अखिलेश यादव अगले चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी 80 सीटें जीतेगी, ये सब दावे वो कर रहे हैं। तो 2024 के चुनावों की और ओम प्रकाश राजभर के दावों की बात तो हम जाहिर तौर पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ताज़ा खबर पर हम बात करते हैं और वो ताज़ा खबर है घोसी विधानसभा पर उपचुनाव की। चुनाव आयोग ने घोसी विधानसभा के उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है, 5 सितंबर को वोटिंग होगी, 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। ये सीट जो है वो दारा सिंह चौहान, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनके छोड़ने से खाली हुई है, क्योंकि दारा सिंह चौहान एक बार फिर वापस बीजेपी में लौट गए हैं और उनके लौटने से उनकी विधायकी चली गई और इस सीट पर अब दोबारा चुनाव होंगे। घोसी पूर्वांचल में आता है, ये वो इलाका है जिस पर ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव माना जाता है, कम से कम वो ये दावा करते हैं कि ये उनके प्रभाव वाला क्षेत्र है। तो इस उपचुनाव में अखिलेश यादव की भी परीक्षा होगी कि वो ओम प्रकाश राजभर के बिना पूर्वांचल में अपने प्रदर्शन को कितना दोहरा पाते हैं, ये उसका एक मुजाहिरा पेश करेगी ये उपचुनाव। और राजभर की भी परीक्षा होगी, राजभर को आने वाले दिनों में बीजेपी में कितनी अहमियत मिलने वाली है, ये उसका भी एक लिटमस टेस्ट होगा। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शामिल हैं उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद कासिम साहब, वरिष्ठ पत्रकार, और अनुपम मिश्रा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। ये तमाम लोगों को आप हमारे इस शो पर अक्सर देखते हैं। हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे ओम प्रकाश राजभर आखिर बीजेपी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को कितना फायदा करेंगे और क्या घोसी चुनाव से उसकी एक दशा दिशा हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले उत्कर्ष सिन्हा साहब, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि घोसी तो वो सीट है जो ऐसा माना जाता है कि ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी से कोई सीट मांगेंगे
2024 के लिए, तो वो घोसी भी उनमें एक होगी। और अब वहाँ उपचुनाव है। क्या आपको लगता है कि राजभर की अहमियत का और उनके वजन का एक लिटमस टेस्ट है? मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये चार वो इलाके हैं जिसको ओम प्रकाश राजभर अपना क्लेम करते हैं कि यहां पर वो किसी को भी जिता सकते हैं या हरा सकते हैं। बात यहां तक भी हो रही थी कि जब ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात, एनडीए में शामिल होने की बात जब हो रही थी, तो यही कहा जा रहा था कि वो लोकसभा के लिए जो सीट चाहते हैं वो घोसी ही होगी। अब ऐसे में घोसी की एक विधानसभा सीट पर जब चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर के उन दावों की परीक्षा तो है ही, और तब और हो जाती है जब वो इलाका है जहां पर मुख्तार अंसारी का भी प्रभाव क्षेत्र है, अगर लोकसभा की बात करें तो और उनकी मुख्तार अंसारी के बेटे अभी भी, हालांकि टेक्निकली राजभर की पार्टी के ही विधायक हैं, एनडीए का पार्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि साहब वो दोनों बातें अलग हैं। तो कई चीजों का टेस्ट इसमें होना है। एक तो आपने जैसा कहा कि राजभर का टेस्ट होना है, दूसरा राजभर की ताकत प्लस मुख्तार अंसारी या माइनस मुख्तार अंसारी कितनी है वो टेस्ट होना है, और तीसरा अखिलेश यादव ऑब्वियसली, क्योंकि सामने तो वही होंगे, और पिछले विधानसभा के चुनाव उसका प्रदर्शन कर पाते हैं या कितना डिफरेंस हो जाता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसलिए चुनौतियां तो बहुत है, और ये एक बड़ा अच्छा सैंपल भी है कि आखिर पूर्वांचल की राजनीति, हालांकि बाय इलेक्शन माने जाते हैं आमतौर पर कि सरकार के पक्ष में होते हैं, दूसरा जो सिटिंग एमएलए है वो भी सरकार के पक्ष में ही जाके इस वक्त है दारा सिंह। लेकिन खतौली जैसे उपचुनाव भी हुए हैं सर यूसी में। मैं वही कह रहा हूं कि इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सिटिंग एमएलए थे वहां के, वो भी ऑड सिचुएशन में, जब पूरे प्रदेश में उनकी पार्टी सरकार नहीं बना पाई समाजवादी पार्टी, तब वो घोषित जीते थे। अब वो एनडीए का हिस्सा है, तो अगर उन्हीं को उतारा जाता है तो उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता की भी परीक्षा है। तो कई इसमें संकेत तो हैं इस उपचुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल कासिम साहब, हम पूरी अहमियत, उनकी उपयोगिता पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे घोसी उपचुनाव के समीकरण समझना चाहता हूं। सितंबर में ये चुनाव होगा। क्या माना जाए कि तमाम बदलाव जो विधानसभा चुनाव के बाद हुए हैं, अखिलेश के गठबंधन में टूट फूट, बीजेपी ने बहुत से लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया, तमाम उतार चढ़ाव जो पिछले दिनों बीजेपी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुए हैं, उनका एक असर, उसका एक इम्तिहान हमें घोसी उपचुनाव में देखने को मिलेगा? नीरज जी, अभी उत्कर्ष भाई ने जो कहा कि ओम प्रकाश राजभर की परीक्षा है, मुख्तार अंसारी के असर की परीक्षा है, अब्बास अंसारी उनके विधायक हैं उसकी परीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी स्मार्टली ये किया है कि पहले चुनाव करा ले रहे हैं। अभी आप इसमें गौर कीजिए कि घोसी का तो उपचुनाव हो रहा है, लेकिन गाजीपुर लोकसभा का उपचुनाव नहीं हो रहा है, जो कि बहुत पहले सीट खाली हुई है। तो ये पूर्वांचल में गाजीपुर का उपचुनाव न कराना, घोसी का कराना, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पे अलग से चर्चा हो सकती है। मुझे लगता है कि घोसी बहुत आसान सीट नहीं है बगैर मुख्तार अंसारी के। अगर ओम प्रकाश राजभर का आप बयान देखिएगा तो उनके बदले बदले बयान आपको मिलेंगे। कभी तो वो कहते हैं कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और हमारे सिंबल पे लड़े, और कभी वो कहते हैं कि समय आने पे जब हमारे पास ताकत होगी तो हम देखेंगे कि उनके साथ नाजायज कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। दोनों तरह के बयान उनके आपको मिल जाएंगे। शायद मैं टीवी इंडस्ट्री या टीवी दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने ये बात इसी यूपी तक पे कही थी कि ओम प्रकाश राजभर बिना मुख्तार अंसारी के कुछ नहीं, और ये बात ब्रेक करने वाला आदमी मैं ही था। और बाद में ये बात चर्चा में आई, खूब आई। मेरा अपना मानना है कि ओम प्रकाश राजभर के बिना घोसी में, चूंकि देखिए दारा सिंह चौहान कोई शक नहीं बहुत मजबूत उम्मीदवार है, सपा से जीत चुके, भाजपा जीत चुके, फिर इस्तीफा दे के आ गए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की वहां पर जो उपयोगिता है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का आने दीजिए, उसके बाद ये पता चलेगा कि ये चुनाव आसान होगा या मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जातीय समीकरण पूरब में बहुत काम करता है।
और पूरब में ओम प्रकाश राजभर का, राजभर, मुख्तार अंसारी का, मुस्लिम के साथ अति पिछड़े और एससी में। और यहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग बिल्कुल खतौली की तरह देखने को मिल सकती है नीरज जी। नतीजे में क्या होगा वो तो अलग बात है। वहां का शेड्यूल कास्ट जो है वो भी एक बड़ी संख्या में है घोसी में, और वो शेड्यूल कास्ट जो है वो खाटी वाला वोटर है। तो जैसे खतौली में खाटी वोटर ने जो है जैन के कैंडिडेट को, मदन भैया को वोट दे दिया था, कहीं ऐसी स्थिति बन गई मुख्तार अंसारी या इन लोगों के उससे, तो नतीजे बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। दारा सिंह चौहान की जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा भी हो सकता है और चुनाव फंस भी सकता है नीरज जी। जी बिल्कुल। जब ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया था कि ओम प्रकाश राजभर के आने से पूर्वांचल में एनडीए जो है वो और मजबूत होगा, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण के कार्य चल रहे हैं, वंचितों के उत्थान के कार्य चल रहे हैं, उन्हें और बल मिलेगा। यानी भले ही कोई पिक्चर तस्वीरों के रूप में हमें बहुत ग्लैमरस ज्वाइनिंग ना मिली हो देखने को, लेकिन अमित शाह के लेवल से ओम प्रकाश राजभर का पुरजोर स्वागत किया गया था, और ये माना गया कि इसलिए बीजेपी में उन्हें अहमियत मिलेगी। तो चूंकि इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं अनुपम जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि बीजेपी में अहमियत जो अहमियत मिलने की बात कही जा रही थी ओम प्रकाश राजभर को, क्या वो घोसी के रास्ते तय होगी? हाँ देखिए नीरज जी, इसमें दो राय नहीं है कि घोसी का जो उपचुनाव होगा वो कई लोगों के लिए लिटमस टेस्ट होगा। और आप देखें वहां पे सबसे ज्यादा जो एक अनुमानित जातिगत वोट नजर आता है, मुस्लिम नजर आता है, अनुसूचित जातियां नजर आती हैं, उसके बाद यादव और राजभर, फिर लोनी। तो ऐसे में जो अखिलेश यादव का जो एक पीडीए गठबंधन है, जिसमें वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कह रहे हैं, तो सही पूछे तो पहले ही चुनाव में पीडीए की पूरी तरह से जांच हो जाएगी कि वो पीडीए गठबंधन किस कदर अखिलेश के साथ है या नहीं। और जैसा कि अभी कासिम साहब कह रहे थे कि वहां का जो दलित वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग हटके है। अब ऐसे में कितना पीडीए का असर होगा, बसपा इस खेल में शामिल होगी नहीं होगी, भाजपा का क्या होगा, राजभर का वहां पे राजभर 52,000 वोट करीब राजभर है, 46,000 43,000। तो ऐसे में डेफिनेटली, लेकिन एक चीज देखने वाली, घोसी में दारा सिंह चौहान के पहले लगातार कोई आधा दर्जन बार जीता तो फागू चौहान। तो कहीं ना कहीं ये जो जातिगत कॉम्बिनेशन है उसमें चौहान वोट बहुत जैसे निर्णायक क्षमता रख रहा है। और आप पिछले करीब 8-9 चुनाव देख लें तो फागू चौहान और दारा सिंह चौहान के नाम आपको नजर आएंगे। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो डेफिनेटली भाई उनका, मैं तो हमेशा उनके बारे में एक बात कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे शून्य है जो अपने आप में कुछ ना होते हुए भी जिसके आगे लगते हैं उसकी ताकत 10 गुनी बढ़ा देते हैं। गाजीपुर देख लें, 2017 में आप देखिए कि उन्होंने गाजीपुर में भाजपा को कैसी धमाकेदार एंट्री दिलाई कि 7 में से 5 सीट भाजपा और ओम प्रकाश ने मिलकर निकाल दी। लेकिन वही ओम प्रकाश जब 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो गाजीपुर की 7 सीट से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है। 2014-2019 का चुनाव देख लें, 2019 में तो पूरे पूर्वांचल में आप देख ले वो तमाम सीट जिसमें भाजपा को शिकस्त मिली, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, इन तमाम सीटों पे ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर वोट और अपना असर बताते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का आना डेफिनेटली, मैं बार बार कहता हूं कि अपने लेवल पे वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जब वो जिसके साथ खड़े हुए उन्होंने उस पर्टिकुलर पार्टी को डेफिनेटली बहुत फायदा पहुंचाया। घोसी उपचुनाव में फिर से कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर की जो बड़ी बड़ी उनके दावे हैं उसकी जांच होगी। दारा सिंह चौहान वहां से इस्तीफा दे के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी सियासी जमीन समझ में आएगी कितनी उनके पकड़ में है और नहीं। और जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो पीडीए गठबंधन है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसका तो मैं मानता हूं नीरज जी ये एसिड टेस्ट होगा। बिल्कुल। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। कुमार, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो 1 महीने से भी कम का वक्त इस उपचुनाव को मिलेगा,
एक एक हम कुछ साल पहले तक ये माना करते थे कि इलेक्शन कमीशन कम से कम 5 हफ्ते या 6 हफ्ते का वक्त राजनीतिक पार्टियों को देता है कोई भी चुनाव करने से पहले, लेकिन हाल के कुछ महीनों में या सालों में ये परंपरा टूटी है और काफी कम 4 हफ्ते 5 हफ्ते के अंतर पे चुनाव हुए हैं। तो इस चुनाव में भी 1 महीने से भी कम का वक्त है वोटिंग के अंदर। तो क्या आपके पास कोई खबर कि क्या बीजेपी दारा सिंह चौहान को ही दोबारा अपना उम्मीदवार यहां से बनाएगी जो यहां से विधायक थे, या फिर इस एक और सवाल वो कि क्या इस चुनाव के नतीजों में ओम प्रकाश राजभर का जो भी रोल होगा, जो उनकी भूमिका होगी, वो उनके लोकसभा सीट घोसी के दावे को का एक की रूपरेखा तय करेगी कि उन्हें घोसी लोकसभा सीट लड़ने को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? देखिए नीरज, मुझे लगता है कि 1 महीने से कम का समय है, तो एक चीज तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि शायद उत्कर्ष सिन्हा जी ने भी कहा या सैयद कासिम जी ने कहा, ये कि एक चीज है कि अब ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है ना, ये 8 सितंबर के बाद होगा, ये लगभग तय है। और जो चीज हमें जानकारी मिली है वो इस उपचुनाव के बाद होगा। तो जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि इस चुनाव में निश्चित तौर पर ये चुनाव चूंकि डिले होगा, ये चुनाव चूंकि पहले हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि माना जाए कि ये लड़ेंगे दारा सिंह चौहान, जीत कर आएंगे और मंत्री बनेंगे। एमएलसी की तुरंत कोई सीट खाली नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी एमएलसी की कोई तुरंत चुनाव है कि उन्हें एमएलसी बना दिया जाए और फिर उन्हें मंत्री बनाया जाए। जो जानकारी है उसके मुताबिक उनका मंत्री बनना तय है, उनका और ओम प्रकाश राजभर का। ऐसी स्थिति में ये जो चुनाव इतनी जल्दी कराए जा रहे हैं, इसके पीछे की ये वजह भी हो सकती है कि जल्दी से चुनाव करा लो, इनको जितवा लो और उसके बाद फिर दोनों को मंत्री बना दो। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार मैं इसे इससे जोड़ करके देख रहा हूँ। देखिए, सीधे सीधे बीजेपी के पास से ऐसी कोई खबर फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के भीतर की जो चर्चा है वो, और जो समाजवादी पार्टी के भीतर की चर्चा है वो मैं आपको बता दूं। बीजेपी के जो अंदरूनी खानों में जो चर्चा है वो ये कि दारा सिंह चौहान ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। एक दूसरा, समाजवादी पार्टी को लगता है कि दारा सिंह चौहान को चुनाव बीजेपी नहीं लड़ाई। उनका मानना है कि ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव लड़े, या फिर कोई राजभर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीजेपी उतारेगी। थोड़ा मैं इससे असहमत हूं। जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे लगता है कि दारा सिंह चौहान ही उम्मीदवार होंगे, और ये एकदम पूरा जो है ये एक कैलकुलेटेड मूव है। यहाँ से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये एक पॉलिटिकल मूव मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर देखा जाए तो अगर दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं तो वहां जो पीडीए का गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी जिसकी बातें कह रही है, वो निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यक है, जो यादव है, ऐसे लोग जो कि इस फैसले से नाराज हैं दारा सिंह चौहान के, वो ग्रुप जो दलित हैं, खास करके जो वोट करते रहे हैं अंसारी परिवार को, वो, और प्लस ठाकुर। मैं ठाकुर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां से सुधाकर सिंह पूर्व विधायक रहे हैं। सुधाकर सिंह ने पिछली बार चुनाव भी लड़ा और सुधाकर सिंह बागी होकर के चुनाव लड़े, और दोबारा से समाजवादी पार्टी उन पर दांव लगा सकती है। ऐसी स्थिति में ये पीडीए प्लस जो चूंकि सुधाकर सिंह समाजवादी नेता है पुराने, उस इलाके में ठाकुरों की भी तादाद है, और एक मैसेज भी देने के लिए कि बहुत एंटी ठाकुर सेंटिमेंट सपा के भीतर नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो एक प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। वैसे अगर बीजेपी ने वहां पर दारा सिंह चौहान की जगह किसी दूसरे पिछड़े वर्ग को लड़ाया, अगर उन्होंने राजभर लड़ाया, तो समाजवादी पार्टी जान लीजिए कि वहां चौहान लड़ाई। अब वो कोई भी चौहान हो सकता है। तो बिल्कुल साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि अगर चौहान लड़ता है बीजेपी से, दारा सिंह चौहान लड़ते हैं, तो सुधाकर सिंह के लड़ने की बहुत संभावना है। और सुधाकर सिंह को वैसे तो पार्लियामेंट के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अगर सुधाकर सिंह विधानसभा लड़ेंगे तो पार्लियामेंट वहां से कोई ओबीसी लड़ेगा, चौहान या फिर राजभर। लेकिन समाजवादी पार्टी अपना समीकरण साधेगी, और ये चुनाव बिल्कुल आसान नहीं होने जा रहा। ये मान लीजिए अगर दारा सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ताकत दोनों तरफ से झोंकी जाएगी, और बीजेपी के लिए भी ये विन विन वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि उनकी हारी हुई सीट थी। और अब जबकि दारा सिंह चौहान वहां से लड़ेंगे तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर के ताकत की भी परीक्षा होगी। हमारे तमाम पैनलिस्टों ने यही बातें कही है, और ये बात फैक्ट भी है। लेकिन मैं एक सपा की बात बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी के भीतर चर्चा ये है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को बीजेपी लड़ा। अब इसमें कितनी सच्चाई है
मैं ये नहीं कह सकता, या इसमें कितना दम है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं दो चीजों को स्टिक कर रहा हूं। एक ये कि वहां से दारा सिंह चौहान लड़ेंगे, और दूसरी बात ये कि सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी लड़ा। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही कुमार रफीक जी। अभी आप कुमार रफीक जी को सुन रहे थे, हमारे संपादक यूपी तक स्टेट ब्यूरो के। नए सवाल के साथ, उससे पहले चूंकि हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम के साथ लाइव हैं, यूट्यूब पर भी हमें दर्शक लाइव देख रहे हैं। नीरज जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत एक पोल के साथ की है, जो मैं अभी दर्शकों के सामने पढ़ने जा रहा हूं कि घोसी उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी। दो ही ऑप्शन है आपके सामने, बीजेपी और सपा। तो इसमें काफी संख्या में हिस्सा लें। लास्ट में नीरज जी इसके रिजल्ट बताएंगे। मैं कुछ दर्शकों के कमेंट पढ़ दूं। सुदेश कुमार सरल हैं, वो लिख रहे हैं कि सीएम साहब ने स्टूल भी नहीं दिया। ये राजभर की उस चर्चित तस्वीर के बारे में बातचीत हो रही है जिसमें राजभर पीछे खड़े हैं। यूपी तक ने इस संदर्भ में भी खबर की, जिसमें उनका बयान है कि बैठने की व्यवस्था ही 4 लोगों की थी। तो लेकिन ये मजा तो उस जमाने से आ रहा है जब अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को लेके ये बात तंज कहते नजर आते हैं। अब ये तंज घूम के ओम प्रकाश राजभर पर सोशल मीडिया पर कसा जा रहा है। वीरू दास लिखते हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि एक पिछड़े नेता को स्टूल मिला, आपको तो वो भी नहीं मिला। राजभर जी तीसरी लाइन में खड़े कर दिए गए। राजभर जी लीडर से लोडर बन गए हैं लालच में। ये राजभर जी का स्टेटमेंट है। वो अक्सर कहते हैं, कोट करते हैं, जब वो बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा करते थे, बीजेपी के पिछड़े नेताओं पर, तो वो कहते थे कि वो लीडर नहीं है, वो लोडर हैं। अब वीरू दास ये कमेंट राजभर का उनके ऊपर कस रहे हैं। तमाम इस तरह के कमेंट्स हैं। मिथिलेश कुमार लिख रहे हैं, वीरू दास लगातार कमेंट कर रहे हैं। संजय कुमार राय लिख रहे हैं कि राजभर की घोसी से जीत पक्की है। ऐसे ही तमाम कमेंट्स हैं। दर्शकों से अपील है कि कुछ सवाल भी पूछे ताकि हम अपने एक्सपर्ट से इस पर राय ले सकें। उत्कर्ष जी, मैं आपके पास आता हूं। ओम प्रकाश राजभर पर चर्चा छिड़ गई है और इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं घोसी के बहाने। मैं जरा घोसी से बाहर निकलता हूं इस चीजों को लेके, क्योंकि बात पूरे पूर्वांचल की है। जैसा नीरज जी ने भी बताया कि अमित शाह ने इशारा किया और साफ शब्दों में कहा कि पूर्वांचल में राजभर उनको मजबूत करेंगे। जब ये बात हम करते हैं राजभर के बारे में कि वो पूर्वांचल में मजबूत करेंगे, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम राजभर को जितना ड्यू क्रेडिट है उससे ज्यादा देते हैं? क्योंकि जब कोई पॉलिटिकल बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से होती है तो या सपा की तरफ से होती है तो लोग कहते हैं कि योगी के खिलाफ बोल दिए, मोदी के खिलाफ बोल दिए, इसलिए उनको डैमेज हो गया। राजभर ने तो किसी को नहीं छोड़ा है बीजेपी की लीडरशिप में। तो ये राजभर की क्या ताकत को हम ज्यादा आंकते हैं जब ये कहते हैं कि राजभर पूर्वांचल में बीजेपी के साथ है तो बीजेपी जीत गई, सपा के साथ है तो सपा जीत गई? क्योंकि एक जमाने में सपा और बसपा भी तो पूर्वांचल में काफी मजबूत स्थिति में रह चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजभर इनकी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को ताकतवर बनाते हैं? असल में देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके जवाब कैसे तलाशे जाए। एक बात तो है कि बीजेपी के लिए वो पूरी पट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि वही एक पट्टी है जहां पर वो बहुत सफल नहीं हो पाई है। अगर आप बनारस से चल के और बलिया तक जाएं, बनारस, गाजीपुर या लालगंज या घोसी होते हुए बलिया तक जाते हैं, तो आप देखेंगे कि बीजेपी की सफलता का दर वहां पर बहुत अच्छा नहीं रहा, इक्का दुक्का मामलों को छोड़ के। अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं, उसने बहुत प्रयास किए। देखिए, राजभर समाज से, राजभर वोटर्स बहुत हैं वहां पे, तो राजभर समाज से उसने बहुत रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की। राज्यसभा भी भेजा, अनिल राजभर को मंत्री भी बना के रखा हुआ है। बावजूद उसके कोई नेता वहां कामयाब नहीं हो पाया, कोई अपनी अहमियत बना नहीं पाया। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर हैं, अपने गठन के, पार्टी गठन करने के बाद 15 साल तक की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर किसी सदन में नहीं पहुंच पाए। 15 साल के बीच में उन्होंने बड़े प्रयोग किए, लेकिन वो सफलता नहीं मिली, चुनावी सफलता जिसको कहते हैं। संगठन बनाते रहे, काम करते रहे। जब से वो अलायंस का पार्ट बनने लगे हैं, तब से उनकी वैल्यू बढ़ने लगी है। तो आपका जो ये प्रश्न है ना कि राजभर की वजह से लोगों को फायदा होता है या लोगों की वजह से, अलायंसेस की वजह से राजभर को फायदा होता है, तो यहां ये याद करने वाली बात है कि राजभर भी शुरुआती दौर में कांशीराम जी के चेले थे और कांशीराम का फॉर्मूला यह था कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आप किसी के साथ जाइए। उन्होंने बहुत सारे अलायंस किए, कांग्रेस से भी किया, सपा से भी किया, उसके बाद भाजपा के साथ सरकार बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन ताकत बसपा की बढ़ती गई। अब ओम प्रकाश राजभर
आपके साथ लेकिन एक समस्या भी हो। जिस विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पे इस लिटमस टेस्ट की बात कर रहे हैं, वहीं से उनके एक बड़े महत्वपूर्ण साथी महेंद्र राजभर आते हैं, जो उपाध्यक्ष रहे लगभग 18 साल तक इनकी पार्टी के। वो टूट के अपनी एक पार्टी बना चुके हैं। लगातार उनको सहयोग मिला है विपक्ष के दूसरे दलों का और वो चुपचाप काम कर रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है कि भाई, अभी अनुपम जी कह रहे थे ना कि राजभर वो ताकत है जो जीरो है खुद में, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो 10 हो जाता है। अब क्या वो 10 हो जाता है राजभर की वजह से या तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक बड़े वोटर अपने बिरादरी के एक बड़े वोट के ऊपर ओम प्रकाश राजभर का असर है। लेकिन जो बात कासिम साहब कह रहे थे, मैं वो बात लगातार मैं भी कहता रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत जो दिखती है, उसमें मुख्तार अंसारी के परिवार का बड़ा रोल रहा है। अब खींचा हुआ पाला है जी, तो उस पाले में क्या है, कैसे होगा इस चुनाव के बाद। अभिषेक बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जो कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, जो उम्मीदवारों के, बहुत मैटर करेंगे। और सुधाकर सिंह का नाम बहुत इंटरेस्टिंग लिया, क्योंकि आमतौर पर सुधाकर सिंह आजकल चर्चा में नहीं है, लेकिन अगर याद करें तो सुधाकर सिंह की नाराजगी बहुत जबरदस्त रही है पिछले, खासतौर से जब योगी आए थे सरकार में और उसके बाद से घटनाक्रम हुआ था। तो क्षेत्रीयता जो है ना, वो बड़ा महत्व डालती है। क्षेत्रीय, ये सब इलाके पूर्वांचल के ऐसे हैं जहां पर लोकल कॉम्बिनेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बीजेपी के पास चूंकि कोई ऑप्शन नहीं है, उनको लाना राजभर को सारी बातें सुनने के बाद, मतलब उन्होंने नरेंद्र मोदी अमित शाह को गुजरात फेंक देने की बात की, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बहुत अपशब्द कहे, बहुत अजब अजब बातें की, लेकिन बावजूद सारा जहर का घूंट पी के अगर बीजेपी उनके साथ है या उनका वेलकम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को पता है कि इन सब जुगाड़ के बिना वहां पर मामला बहुत कमजोर है। तो दारा सिंह भी आ गए, अब ओम प्रकाश भी साथ में है, और घोसी का चुनाव है। तो घोसी से लेकर इस चुनाव का असर निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि घोसी से गाजीपुर और उससे लगा हुआ बलिया का जो इलाका है, वो सारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी बात सही है, लेकिन ये देखना अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये असर कहां तक जा रहा है या वास्तव में ये असर क्या है। जी कासिम सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल लिया जाए तो ये सवाल भी आपसे लूंगा और अपना सवाल भी लूंगा। दर्शक हैं हमारे सौरभ यदुवंशी, वो लिख रहे हैं कि मेरा सवाल करिए कि ओम प्रकाश राजभर गरीबों के मसीहा कैसे हो सकते हैं? आरक्षण खत्म हो गया, सरकारी नौकरी नहीं आ रहा है, आर्मी का अग्निवीर हो गया है, तो कैसे गांव में जवाब देंगे ओम प्रकाश राजभर? ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि पूर्वांचल सेना में भर्ती के लिए भी जाना जाता है। पूर्वांचल के हिस्से में गहमर, गाजीपुर जैसे इलाके हैं जो भारी संख्या में जहां से युवा सेना में भर्ती होते रहे हैं। और अगर आप जाएंगे इन इलाकों में भोर में, अगर आप सुबह 4 बजे जगने के शौकीन हैं, तो आप पाएंगे कि युवा सड़कों पर दौड़ रहे हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ताकि वो सेना की भर्ती पार कर सकें। और अग्निवीर का मामला एक मुद्दा है लोगों के बीच में। तो कासिम जी, इस सवाल पर भी आप अपनी राय रखिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है जो मैंने उत्कर्ष जी से भी पूछा कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में हम जब विवेचना कर रहे हैं, उनके ताकत के बारे में, आपने एक बड़ी रोचक बात कही कि घोसी सीट पर जब हम बात कर रहे हैं तो वहां अनुसूचित जाति के भी वोट काफी हैं, और वो आपने मतलब अलग तरह से इशारा किया कि वो काडर वोट हैं। वो काडर वोट ऐसे हैं जो माना जाता है कि पूर्वांचल में काफी हद तक बसपा को तो मिलते ही रहे हैं, मुख्तार अंसारी यानी अंसारी परिवार का भी उस वोट पर एक पकड़ रहा है। गाजीपुर की बात कर लें, घोसी की बात कर लें, मऊ की बात कर लें, इन जगहों पर वो वोट मुख्तार अंसारी के खेमे में भी जाता है। तो राजभर जब माइनस मुख्तार इस चैलेंज को जूझ रहे हैं, और एक तरफ मायावती भी अपने को एक्टिव करने की कोशिश कर रही हैं, अखिलेश यादव खुद पीडीए की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि इस बार राजभर का चमत्कार सवालों के दायरे में है और डाइसी सा है? अमीश भाई, बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छी डिबेट, लेकिन इस डिबेट में कुमार भाई ने आके मतलब अजीब सा रंग भर दिया।
सुधाकर सिंह का नाम लेने के बाद आप भी वहीं से आते हैं अमीश भाई, और आप जरा से उसको नजर में अगर दौड़ाइएगा तो वाराणसी से लेके बलिया अगर आप छोड़ दीजिए तो वाराणसी से लेके पूरा हिस्सा, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, मतलब ये पूरा हिस्सा, गाजीपुर, कोई मतलब अपर कास्ट जो है ना सांसद नहीं, एक बलिया अगर आप निकाल दीजिए। और आपने ये भी देखा है कि 403 की उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है। और उन सीटों को भी आप नजर में रखिएगा, एक रघुराज की सीट कुंडा है, दूसरी धनंजय की सीट रारी है और तीसरी उमा शंकर की सीट रसड़ा है। तो ये बात जहन में जरूर रखिएगा और उसके बाद सुधाकर सिंह के चुनाव को उस पर बात कीजिएगा या उस पर जहन रखिएगा। बात आती है अमित शाह और क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की। देखिए भारतीय जनता पार्टी दाना दाना रास जो हमारे पूरब की मिसल है, जिसको आप पोल के बाद में बता सकते हैं, मैं भी कह दूं कि रास होता है जो खेत से दाना कट के आता है और उसको अगर एक दाना दाना इकट्ठा किया जाए तो एक पूरे ढेर लग जाता है पूरे दाने इकट्ठा करके। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारे उत्कर्ष भाई कह रहे थे ना कि पूरब को लेकर बहुत बेचैन, बहुत परेशान है, तो वो दाना दाना रास कर रही है। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे नहीं है, यहां दांव पे प्रतिष्ठा है ओम प्रकाश राजभर की, खुद दारा सिंह चौहान की। इन दोनों की अपनी प्रतिष्ठा दांव पे। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ओम प्रकाश को लोकसभा नहीं मिलेगी और दारा सिंह चौहान को वो चुनाव हार जाएंगे तो उनको अपना मंत्रिमंडल नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को टेस्ट करने का फिर मौका मिल जाएगा कि लोकसभा के लिए अभी हमको और कोशिश करनी है, तो अब हमें किसको अपने साथ किया जाए। ये चुनाव इस तरफ जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को, जैसे दारा सिंह चौहान लड़ते हैं, दारा सिंह ही लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के खेमे से जो बात कुमार भाई कह रहे थे ना उनके समझ में आ रही थी ना मेरे समझ में आ रही है कि वहां पे ओम प्रकाश राजभर के लड़के को चुनाव लड़ाया जाए। उनका लड़का जो है वो लोकसभा के लिए वो उनकी मांग है, उनकी तैयारी है। एक चीज और गौर कीजिए, लगातार 3 लोग जो हैं दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, दिल्ली में जा ही नहीं रहे, अमित शाह से भी मिल रहे हैं, मोदी से भी मिल रहे हैं। एक आप देखें तो ब्रजेश पाठक दिल्ली जाते हैं, अमित शाह मोदी दोनों से मिलते हैं, एक बार अमित शाह से एक बार मोदी से। उसके बाद आपके केशव मौर्य जाते हैं, मोदी से मिलते हैं, अमित शाह से। और उसके बाद जितिन प्रसाद जाते हैं और तीनों लोग मोदी और मिल से आते हैं। ये भी बड़े इशारे करता है। ये भी देखे, दिल्ली जो है अपने विश्वास पात्रों से बहुत ज्यादा अपनी राय मशवरा करता रहता है कि क्या कैसे है कैसे है। इस उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर की जो आप हैसियत की बात कर रहे हैं, मैं फिर अनुपम जी से सहमत हूं। ओम प्रकाश राजभर की अपनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने खुद को साबित किया। देखिए दावा बगैर दलील के नहीं होता। ये महेंद्र राजभर वगैरह ने जब किया था तो उन्हीं के गांव में जाके उसने कार्यक्रम ओम प्रकाश राजभर ने किया था और भरपूर कार्यक्रम किया था। ओम प्रकाश राजभर ने अपना दूसरा बयान जो मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी को लेकर दिया है, उस बयान पे गौर कीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर को ओम प्रकाश का साथ मुख्तार परिवार का, अब्बास परिवार का, अंसारी परिवार का मिलता है, तब तो ये चुनाव दारा सिंह चौहान के लिए अच्छा साबित होगा। वरना आप ये समझ सकते हैं कि वहां से क्षत्रिय उम्मीदवार और इनके जैसा कैंडिडेट जो समाजवादी भी है, सोशलिस्ट भी है, और लगातार उस सीट पे, जैसे अनुपम भाई ने कहा, लगातार उस सीट पे लोनिया चौहान चुनाव जीत रहा है। फागू चौहान, दारा सिंह चौहान, फागू चौहान, दारा सिंह चौहान। तो ये चीज भी जो है वहां का जो अपर कास्ट वोट है उसको खटकती है। और आप वहीं से आते हैं, आप जानते हैं कि पूर्वांचल के उन हिस्सों में ये दूरी बहुत ज्यादा है जो अभी तक पट नहीं पाई है। तो ये एक बड़ी चीज है, बड़ी कहानी है, और ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा, बड़े समीकरण तय करेगा, बड़े कारणों तय करेगा, बड़ी वजूहात तय करेगा। और खास तौर से दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर लोकसभा में 24 में कितना फायदा पहुंचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसको भी इसी उपचुनाव में चेक कर लेना चाहती है अमीश भाई जी। हालांकि एक बात और है कि घोसी सीट पर वो सीट है जो 2019 जो कुछ एक सीटों पर महागठबंधन, कुछ एक मतलब 15 सीटों पर जो महागठबंधन को जीत मिली थी, उसमें एक घोसी सीट भी थी। वहां से बसपा से टिकट अतुल राय को मिला था, वो जीते थे उस सीट से। और चूंकि वो इलाका कल्पनाथ राय के प्रभाव क्षेत्र वाला भी इलाका रहा है, तो उस वजह से लोग कल्पनाथ राय की लीगेसी के साथ खुद को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं इस सवाल के क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। अनुपम सर, आपके पास आता हूँ। राजभर को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और पूर्वांचल में उनकी हैसियत की बात चल रही है।
जैसा उत्कर्ष जी ने कहा कि कांसीराम की परंपरा से निकले हुए राजभर हैं, जो ये कहते थे कि सत्ता में हिस्सेदारी जिसके साथ मिलती है खुद को ताकत बढ़ाने के लिए लेनी चाहिए। लेकिन उस परंपरा से आने वाली जो सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी इस देश में थी, आज वो बेहद कमजोर हो चुकी है और इसकी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है। एक व्याख्या ये भी हो सकती है कि चूंकि उसने सबका साथ लेने की कोशिश की, सबसे सटने की कोशिश की, इसलिए वो आज सबसे अलग थलग पड़ गई। बसपा की हम बात करें, राजभर भी कहीं अब उसी राह पर तो खड़े नजर नहीं आएंगे जब इन नए चुनाव की बारी आएगी, क्योंकि अकेले भी लड़ लिए, अखिलेश यादव को गाली देके योगी आदित्यनाथ के साथ लड़ लिए, फिर योगी आदित्यनाथ को गाली देके अखिलेश यादव के साथ लड़ लिए, फिर अखिलेश यादव का साथ छोड़ के अब फिर योगी आदित्यनाथ के साथ लड़ रहे हैं। तो क्या राजभर भी कहीं उसी दिशा की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं कि अब वो राजनीति का हर प्रयास कर रहे हैं और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वो हैवी वेट हो सकते हैं पूर्वांचल में, तो वो कहीं बीजेपी के लिए बैकफायर भी तो कर सकते हैं, क्योंकि राजभर ने, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब 2022 के विधानसभा चुनाव में मंच से खड़े होकर बीजेपी के सवर्ण मतदाताओं के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर बीजेपी का अपना काडर रुष्ट था, वो उसको राजभर के शब्दों से आपत्ति थी, लेकिन आज बीजेपी ने उसको अपने साथ ले लिया, जबकि 90% ब्राह्मण, 90% राजपूत बीजेपी को वोट करता है, पूर्वांचल में भी और पश्चिमी यूपी में भी। तो क्या राजभर कहीं बैकफायर भी कर सकते हैं क्या बीजेपी को? अमीश देखें, जहां तक राजभर का सवाल है, और इसमें दो राय नहीं कि राजभर ने जिस तरह के बयान दिए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को और खास तौर से योगी आदित्यनाथ को, जो कि अपने सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ दोबारा सामंजस्य बैठाना डेफिनेटली एक मुश्किल की बात होगी। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जैसे अभी कासिम साहब कह रहे थे, दावा बिना दलील के नहीं होता है। आप बताएं भाजपा के पास ऑप्शन क्या है? 2014 में जो सीटें आपने जीती थी, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अम्बेडकर, जौनपुर, वो सारी सीटें आपके हाथ से निकल गई 2019 में। आप 2022 में देखिए, आजमगढ़, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर में भाजपा का खाता नहीं खुला। मऊ, बलिया, जौनपुर, सारी जगह आपकी सीटें घट गई और समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में लगभग दोगुनी सीट हो गई राजभर के साथ आने के। देखिए, भाजपा लगातार एक्सपेरिमेंट करती रही है, वो अपने राजभर नेता को बढ़ाती रही है। वो स्वतंत्र देव सिंह को उसने एक तरह से कुर्मी वोटों के लिए आपने देखा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आपने देखा उन्होंने अपने जाट नेता प्रमोट किए। लेकिन 90 के दशक से लेके अभी तक 2020 तक, जैसे कहते हैं ना, गंगा में बहुत पानी बह गया। आप जितने छोटे छोटे गुट थे, अभी बात हो रही थी कि ओम प्रकाश राजभर बसपा से निकले, ऑफ कोर्स काशीराम, ये कासिम साहब अक्सर कहते हैं कि ये सब काशीराम स्कूल से निकले हुए छात्र हैं। और काशीराम साहब कहते थे कि साहब मैं तो एक अपॉर्चुनिस्ट हूं और मुझे जिधर लाभ मिलेगा मैं उधर जाऊंगा। लेकिन तब से लेके अब तक आप देखिए, 1993 में जब लोग साथ सपा बसपा चुनाव 177 सीट जीती थी, तब से लेके आज तक पिछले 25-30 साल से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आपने देखा था नैरेटिव चलता था और बहुत ज्यादा बातें होती थी इस बारे में कि साहब जिस दिन सपा बसपा साथ आ जाएगी उस दिन उत्तर प्रदेश में कोई और पॉलिटिकल फोर्स बचेगी ही नहीं। लगातार बातें होती थी कि बाप वो साहब वो जो 92-93 का जो गठबंधन था, जिस दिन वो रिवाइव हो गया, जिस दिन दोबारा मायावती और मुलायम सिंह साथ आ गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी 10 सीट की मोहताज हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? आप देखें कि 90 के दशक से लेके ये जो एक 1989 में या 90 में मंडल आयोग, फिर मंडल राजनीति, आरक्षण राजनीति, रीजनल छत्रप का खड़ा होना, रीजनल पार्टियों का खड़ा होना, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में लालू और यादव का सामने, लालू और मुलायम का सामने आना, बसपा का सामने आना, धीरे धीरे इन सब में छोटे छोटे घटक बनते चले गए और आपने देखा तकरीबन हर छोटी छोटी जाति ने अपना गुट बना लिया और उसके सब अपने अपने नेता होते चले गए। अब ऐसे में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्र देव सिंह वाला फॉर्मूला फेल हो गया, उनको अनुप्रिया पटेल के सामने फिर सरेंडर करना पड़ा। आपने देखा उनका जाट नेता अपना जो खड़ा कर रहे हैं उसके बाद भी उनको दिक्कत आ रही है और वो लगातार जयंत चौधरी से बात कर रहे हैं, उनपे डोरे डाल रहे हैं कि साहब कोई तरह जयंत चौधरी आ जाए तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वीप कर लें। इसी तरह आपने देखा कि वो मल्लाह राजनीति, केवट राजनीति के भी लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर, मैं बार बार कहता हूं कि आज की तारीख में बीजेपी के सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती है वो तीसरी सरकार बनाना है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। और ऐसे में वो छोटी मोटी बातों को उनके सामने, वो उनको लगता ही नहीं कि साहब ठीक है जिसने जो कहा उसमें कौन बड़ी बात है।
ओम प्रकाश राजभर के साथ एक बात थोड़ी सी और है, उनका अंदाज थोड़ा सा लालू यादव वाला है। वो पानी पी पी के गालियां भी दे लेते हैं और उसके बाद कह देते हैं रात गई और बात गई। तो उनका जो एक 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 जोकर टाइप का एक अंदाज है, तो वो बुरी सी बुरी बातों को भी, अबे वही वही चीजें जब स्वामी प्रसाद मौर्य कहते तो लोग कहते हैं उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांग दी है, स्वामी प्रसाद की वापसी नहीं हो सकती। लेकिन ओम प्रकाश राजभर सब कुछ कहते हुए भी जब चाहते हैं, आप देखें मतलब 6 साल में तीसरी पलटी खाई है उन्होंने। कुछ पूछते हैं तो आप कह देते हैं अभी गर्मी है, अभी सर्दी आएगी, सर्दी है, अभी बरसात आएगी। इस तरह की बातें कह के वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प नहीं है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह पूर्वांचल में तमाम 2014 से 19 के बीच उसने सीट्स लूज की, किस तरह 2022 में उसका तीन जिलों में तो वहां खाता ही नहीं खुला, बाकी जिलों में उसकी सीटें कम होती चली गई, सपा की सीट दोगुनी होती चली गई। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को 2024 में आजमाने के अलावा मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। और घोसी का जो उपचुनाव है, ये ऑफ कोर्स अक्सर कहा जाता है कि ये चुनाव सेमीफाइनल है, वो चुनाव सेमीफाइनल है। मैं सेमीफाइनल वाले चुनाव के मतलब नैरेटिव में यकीन तो नहीं रखता, लेकिन डेफिनेटली जो घोसी वाला जो उपचुनाव है, दारा सिंह चौहान हार गए तो मंत्री पद नहीं पाएंगे। लेकिन अकले देखिए, पिछली बार जब घोसी में चुनाव हुआ था तो आपने देखा था कि दारा सिंह चौहान 20,000 22,000 वोट से जीते थे, लेकिन वही मायावती भी बसपा जो थी वहां पे 54,000 55,000 वोट पाई। तो मायावती का रहना और ना रहना दोनों मैटर करता है, इस बात को मैं बार बार कहता हूं। एक ही दिन 2 उपचुनाव होते हैं, आजमगढ़ के और रामपुर के, और सपा का बयान आता है कि साहब आजमगढ़ में हम इसलिए हार गए क्योंकि बसपा खड़ी थी, और रामपुर हम इसलिए हार गए क्योंकि बसपा नहीं खड़ी। तो मायावती का रहना और ना रहना दोनों चुनाव को प्रभावित करता है। तो घोसी में हमको ये भी देखना होगा कि बसपा क्या स्टैंड लेती है, और अल्टीमेटली 2024 में राजभर को अपने साथ लाके, राजभर पे दांव लगा के, और फिर से पूर्वांचल में अपने आप को मजबूत उम्मीद करने के अलावा मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई चारा नहीं है। अभिषेक बिल्कुल। एक दर्शक है हमारे नवनाथ यादव। बताइए कि आप विधानसभा में जातीय जनगणना पर कब बोलेंगे? तो बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर से सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ हाथ तो मिला लिया, लेकिन वो तमाम मुद्दे जिन्हें लेकर आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे या पहले बीजेपी से अलग हुए थे, अब उन मुद्दों पर जब आपसे सवाल होंगे तो आपके पास क्या जवाब होंगे? उत्कर्ष जी, मेरा आपसे सवाल जो है मैं उसका एक क्यों ले रहा हूँ कासिम साहब के पहले जवाब से। कासिम साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि गाजीपुर लोकसभा का उपचुनाव घोषित नहीं किया और घोसी विधानसभा का उपचुनाव घोषित कर दिया। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी जिस तरह के प्रयोग पूर्वांचल में कर रही है वो पहले उसे एक नियंत्रित या छोटे चुनाव में उनकी परीक्षा कर लेना चाहती है, और फिर गाजीपुर चूंकि लोकसभा का चुनाव है और उसका नतीजा सीधा 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों से जुड़ेगा, फिर वो बाद में वहां ज्यादा थोड़ा जिसे कहते हैं कि ज्यादा तैयारी के साथ अपना मैच खेलना चाहती हैं। और एक बात और कि दर्शकों के लिए बता दूं कि गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, एक भी बीजेपी के पास नहीं है। 5 समाजवादी पार्टी ने जीती हुई है और 2 ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने। और ये चर्चा चली थी कि गाजीपुर के उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर को भी उतारा जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उत्कर्ष जी, क्या आपको लगता है कि पहले एक थोड़ा नियंत्रित छोटा उपचुनाव बीजेपी पहले कर लेना चाहती है, उसके बाद गाजीपुर का उपचुनाव होगा? तो तरफ से देखा जा सकता है इसको। हालांकि एक एंगल इसका ये भी है कि गाजीपुर और अमेठी ये वायनाड दोनों ऐसे डिबार हुए थे सांसद, चाहे राहुल गांधी या अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी का मामला भी अभी कोर्ट में है, थोड़ा टिपिकल स्टेज पर है। तो अगर वो चुनाव हो जाता तो क्या होता, और फैसला अगर बदल जाता तो क्या होता। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। शुरुआत में बीजेपी ने ये काम जरूर किया है, लेकिन बाद में थोड़ा सा वो सतर्क हो गई। अब ये सही बात है कि आप इसे इत्तेफाक कह लीजिए, वक्त कह लीजिए, या बदले हुए हालात कह लीजिए कि घोसी का विधानसभा चुनाव सामने आ गया। तो ऐसे में फिर वो ऑप्शन और अच्छा हो गया, जैसा कासिम साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायल टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर तब तक फैसला आएगा गाजीपुर का, और उसके बाद उसको लड़के देख लेंगे। तो दोनों चीजें हैं इसमें।
और इसलिए इसको मैं अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन देखे तो मैं एकदम से एक तरफ किसी एक तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन है इसमें वक्त और इत्तेफाक दोनों शामिल हैं। तो होता यही है कि अगर ऐसी चीज होती है तो पार्टी हमेशा अपने बेहतर ऑप्शन की तरफ जाती है जो रूलिंग पार्टी होती है, और बीजेपी ने भी यही किया कि उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि यहाँ पे इस नए जो तालमेल बन रहा है, जो नई नई मोहब्बत आई है एक रुसवाई के बाद, तो जरा उसको भी टेस्ट करके देख लें। लेकिन गाजीपुर में थोड़ा अभी टेक्निकल पेच है अदालत। जी कासिम साहब, आपने जैसा कहा कि इस पर पूरी भी किसी दिन करेंगे, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर पर चर्चा के बीच आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्यों गाजीपुर का उपचुनाव घोषित नहीं किया चुनाव आयोग ने। देखिए, ऐसा है नीरज जी कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे उत्कर्ष भाई से असहमत हूँ। जहां चुनाव कराने होते हैं बीजेपी ने फौरन कराए, आजम खान का फौरन कराया, अब्दुल्ला का फौरन कराया, कोई मतलब इंतजार नहीं किया गया वहां पे। राहुल गांधी और अफजाल अंसारी में जमीन आसमान का फर्क है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वायनाड की जो पोजीशन थी कि उसके बाद भी उपचुनाव होता तो जो भी लड़ता वहां से जीत के आता, उससे ज्यादा वोट से जीत के आता। गाजीपुर की भी सेम पोजीशन इस वक्त है कि गाजीपुर की सारी सीटें जो है समाजवादी पार्टी या ओम प्रकाश राजभर के जो दो एमएलए हैं उसमें एक अब्बास भी हैं, और अब्बास अंसारी जो है अंसारी परिवार से आते हैं, उनके बेटे हैं मुख्तार अंसारी। आपकी जो बात है, आपका एंगल बिल्कुल मुझे समझ में आता है कि उनकी वजह यही है कि पहले छोटे को देख के समझ लिया जाए कि ये दोनों जो हम लाए हैं ये दोनों कितने कारआमद हो सकते हैं, क्योंकि इनके बाद अगर ये ओम प्रकाश राजभर अपना वोट ट्रांसफर कर ले जाते हैं, और अगर नहीं ओम प्रकाश राजभर सक्षम है अपना वोट ट्रांसफर कराने में, तो फिर जो है गाजीपुर के चुनाव के बारे में हो सकता है कि गाजीपुर का चुनाव करा लिया जाए। यहाँ पे जो इस पूरब की राजनीति का मामला है, जैसे कि अमीश भाई से मैं एक सवाल करूंगा, क्योंकि अमीश भाई वहीं से आते हैं, उनकी बहुत अच्छी पैठ है वहां पर। अतुल राय वहां से सांसद है, बहुजन समाज पार्टी के सांसद है, जीतने के बाद से जेल में रहे और जीतने जेल में रहते हुए अब शायद वो जमानत पे रिहा हुए। अतुल राय बहुजन समाज पार्टी में घोषित रूप से बसपा के सांसद है, लेकिन बसपा में नहीं, बसपा के किसी कार्यक्रम में नहीं होते, बसपा के कहीं जाते नहीं। ऐसे में अतुल राय किसके साथ होंगे चुनाव, ये सवाल बहुत बड़ा है। अतुल राय किसका साथ देंगे घोसी के उपचुनाव में, ये भी एक तो। हालांकि अतुल राय नेता नहीं है, लेकिन जो अभी बात कही अमीश भाई ने कि लीगेसी जो है वहां पे कल्पना राय जी की, उसको लेते हुए राय में एक बड़ा नाम होते हुए, वो नेता तो नहीं है, और जब उनका टिकट हुआ था तो वो भी टिकट जो है गाजीपुर परिवार की सिफारिश पे हुआ था। अतुल राय का लोकसभा का टिकट बसपा से। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। असली चीज ये है नीरज जी कि इस चुनाव में जो उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी ने इसीलिए इस चुनाव को पहले रखा, और यहां दोनों लोगों का टेस्ट हो जाएगा, कितने पानी में ओम प्रकाश राजभर है, कितने पानी में दारा सिंह चौहान है, और कहां खड़ा है अंसारी परिवार। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद मैं अनुपम जी के साथ एक डिबेट में था, मैंने एक बात कही थी कि जब भी ओम प्रकाश की राजभर की राजनीति पे नजर रखनी हो तो अंसारी परिवार पे नजर रखिए, मुकदमों की स्थिति पे नजर रखिए, तमाम चीजों पे नजर रखिए। तो अनुपम भाई ने बताया था कि आज 2 मुकदमे सेटल हो गए हैं, जो वहां से जमानत हुई थी, वो क्या हुआ था, मुझे वो लीगल मामले बहुत कम पता होते हैं, अनुपम भाई खुद जानते हैं। तो मैं हमेशा, मेरी अपनी एक आदत है कि मैं ओम प्रकाश राजभर पर नजर जब भी डालना होता है तो मैं अंसारी परिवार की गतिविधियों पर, राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखता हूं, और वहां से मैं नतीजा निकालता हूं कि ओम प्रकाश राजभर की क्या पोजिशनिंग है इस वक्त। मुझे लगता है उनकी अच्छी पोजिशनिंग है, वो मजबूत स्थिति में है, और मुझे लगता है कि अंसारी परिवार उनके साथ रहेगा, और वहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सवर्ण आने के बाद अंसारी परिवार को और आसानी हो जाएगी इस कैंडिडेट का साथ देने में। नीरज जी बिल्कुल। आज जो ओम प्रकाश राजभर ने एक और बात कही थी कि रैली होनी है पूर्वांचल में, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की रैली में, यानी सुभाषपा की रैली में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, और उसके बाद राजभर वोट या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का जो ग्राफ है वो और ऊपर चला जाएगा। लेकिन तब तक उससे पहले 8 सितंबर को घोसी का नतीजा आ चुका होगा, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुपम जी, आपसे भी मैं ये एक टिप्पणी लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी इस पर सवाल कर रहे हैं कि गाजीपुर से उपचुनाव घोषित ना करना और घोसी से घोषित कर देना, क्या राजनीति है इसमें?
नहीं, देखिए नीरज जी, मैं इस पे इस तरह चुनाव आयोग को, ये तो सरकारी चुनाव आयोग की बात है, इसको मैं सीधे सीधे क्या कमेंट करूं। और जैसे गाजीपुर की भी बात आती है, जो लोकसभा चुनाव हुआ था पिछली बार, अगर आप 2014 से लेकर 2019 तक जाएं, तो अगर आप 2019 में आप महागठबंधन की तरफ से आपने देखा कि अफजाल अंसारी 5.5 लाख से ज्यादा वोट पाके जीतते हैं, मनोज सिन्हा को हराते हैं। लेकिन वही अगर आप 2014 में जाते हैं, तो जब सपा और बसपा अलग अलग लड़ती है, तो आपने देखा कि 2.5 लाख वोट बसपा के तीसरे नंबर पे आती है। तो मैं एक बात मानता हूं कि आज की तारीख में नीरज भाई, हम लोगों ने कितना भी डिस्कशन कर लिया, कल मैं कासिम साहब एक चैनल पे बैठा हुआ था, शायद राजपथ पे बैठा था, तो हम लोग बात कर रहे थे कि साहब ये अभी जितने गठबंधन नजर आ रहे हैं और जितने चुनावी समीकरण नजर आ रहे हैं, हम लोग जितनी चर्चा कर रहे हैं, कोई भी गठबंधन और कोई भी समीकरण जब तक बसपा कहीं ना कहीं किसी खांचे में फिट नहीं होती, उसको आप एकदम से नजरअंदाज करके किसी भी चीज की भविष्यवाणी या फिर एक समीक्षा करना बड़ा मुश्किल है। गाजीपुर की आप बात कर रहे हैं, 2014 में देखे 2.5 लाख वोट पाए थे बसपा ने। अब वो 2.5 लाख वोट बसपा के कहां जाएंगे 2023 में? क्योंकि 19 में तो चलिए उनका महागठबंधन था, वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे थे, अफजाल अंसारी थे। लेकिन 2024 में बसपा आपको इंडिया के साथ खड़ी नजर आएगी, कि बसपा आपको अकेली लड़ती नजर आएगी, कि बसपा आपको MIM और ओवैसी के साथ मिलकर लड़ती आएगी। मैं कल भी ये बात कह रहा था कासिम साहब के साथ कि जब बसपा के 13% वोटों की बात होती है 2022 के इलेक्शन में, तो वो उस समय माना जा रहा था कि मायावती सीरियस नहीं है, मायावती लड़ नहीं रही है। तो आप उसके 12% 13% वोट ना देखे, आप वो भी वोट देखे जो बसपा मायावती के चुनाव में सीरियसली ना लड़ने से भाजपा में चले गए। आप वो भी वोट देखे जो सपा में चले गए, आप वो भी वोट देखे जो निकले नहीं। तो कुल मिलाकर वो 20-22% वोट, यानी कि कुल मिला के 20 से 25%, एक चौथाई आबादी को आप छोड़कर उत्तर प्रदेश की आप कैसे तय करेंगे कि चुनाव किधर जा रहा है, समीकरण क्या बन रहे हैं, कैसे समीक्षा होगी? तो कुल मिलाकर मैं अपना मानता हूँ नीरज भाई, इस बात को बहुत ऑनेस्टली मानता हूँ कि जब तक बहुजन समाज पार्टी का रुख साफ नहीं होता, मायावती का रुख साफ नहीं होता, वो किसी न किसी के पाले में खड़ी नजर नहीं आती। ये ओम प्रकाश राजभर वगैरह डेफिनेटली अपने आप में बहुत मैटर करते हैं। ओम प्रकाश राजभर में पहले भी कह रहा था कि कम से कम पूर्वांचल की तमाम सीटों पे तो इन्होंने अभी तक नतीजा भी दिया है और भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं इनके ऊपर दांव लगाने के अलावा। लेकिन मायावती का जो अपना एक रुख होगा, उनका जो स्टैंड होगा, वो कहाँ खड़ी होंगी, कैसे चुनाव लड़ेंगी, ये तकरीबन पूरे चुनाव प्रक्रिया और पूरे सभी पार्टियों को इफेक्ट करेगा। तो आज की तारीख में अभी उपचुनाव कहाँ हो जाता है, अभी ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे घोषी में उपचुनाव हो रहा है, हो सकता है अगले महीने आपको लोकसभा सीट का भी आ जाए, गाजीपुर का भी आ जाए, वो भी उपचुनाव हो जाए। लेकिन यकीन माने ये उपचुनाव इनकी रीडिंग कहीं से उस रीडिंग को इफेक्ट नहीं करेंगे जो कि मायावती के अपना रुख साफ करने के बाद होगी। नीरज जी, महत्वपूर्ण बात अनुपम जी आपने कही कि मायावती का कुछ डिसाइड करेगा। उत्कर्ष जी, मैं आपके पास आता हूँ एक छोटे सवाल के साथ कि ये तो ठीक है कि मायावती पर हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे कभी आने वाले दिनों में, जब उनकी तरफ से कुछ नई प्रतिक्रिया आएगी या फिर कुछ इस तरह का नया माहौल आएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के पॉलिटिकल परफॉर्मेंस को अगर हम देखें 2017 के चुनाव और 2022 के चुनाव में, तो एक बड़ा रोचक फैक्ट है कि 2017 में जब वो बीजेपी के साथ थे तो 0.70% वोट मिला था, 6 लाख कुछ हजार वोट, 6,07,000 समथिंग वोट उनको मिले थे। जब वो 2022 में अखिलेश यादव के साथ आए तो 1.36% वोट शेयर उनका हुआ और 12,53,000 के करीब, उससे अधिक उनको वोट मिले, उनके विधायकों की संख्या बढ़ी। तो राजभर की जो अपनी सियासत है वो पिछड़े और दलितों की सियासत है। आपने जैसा बखूबी बताया कि वो कांशीराम के स्कूल से निकले हुए नेता हैं। ये सियासत आज के डेट में थ्योरेटिकली कह लें या प्रैक्टिकली कह लें, अखिलेश यादव का गठबंधन करता नजर आ रहा है। पीडीए की सियासत जिसको वो कह रहे हैं या इंडिया की सियासत जिसको कही जा रही है, उनके साथ चंद्रशेखर आजाद हैं जो दलित हित की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुद पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक हितों की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी यही मांग करते करते अचानक से यू टर्न ले लेते हैं और उस तरफ यू टर्न ले लेते हैं जहां से उनका पॉलिटिकल परफॉर्मेंस सुधरता हुआ ही नजर आया था इस खेमे में आने के बाद। तो ये यू टर्न की क्या व्याख्या है? क्या ये यू टर्न बीजेपी केवल ये दिखाने के लिए करवा रही है क्या कि देखो अखिलेश के साथियों को हम तोड़ तोड़ के ला रहे हैं, विपक्ष को कमजोर बना रहे हैं? क्या एक सांकेतिक जेस्चर मात्र है या
इसका कुछ चमत्कार होगा, क्योंकि ट्रेंड तो ये बता रहा है कि राजभर विपक्ष के वोटों के साथ ज्यादा मुफीद है। ऑब्वियस है ना, क्योंकि जो विपक्ष की राजनीति है, खासतौर से जो अपोजिशन की लीडरशिप है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल, तो वो तो ओबीसी सेंट्रिक है, तो वहां पे नेचुरल अलायंस तो बन जाता है। बीजेपी के देखिए 2017 में सरकार बनने के बाद और अभी जब 2022 में सरकार बनी है, दोनों वक्त के परसेप्शन में बड़ा फर्क है। परसेप्शन में फर्क ये है कि 17 में बात थी सबका साथ सबका विकास की, लेकिन 22 तक आते आते कहीं ना कहीं से ये आवाज आने लगी कि साहब पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है और सवर्ण हावी हो रहे हैं और ये सारी चीजें, और साथ में फिर जाति जनगणना का सवाल और ये सारी चीजें भी तो आ गई बीच में। बहुत सारे ये भी आरोप लगने लगे कि साहब थानों में जो है वो पिछड़े और दलितों की सुनवाई नहीं हो रही है और ढेर सारे थानों में मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय थानेदार तैनात हो गए हैं। तो ये नीचे बड़ा फर्क डालता है और ये फर्क डालता है और फर्क डालेगा। अब बीजेपी के साथ तो ये बिल्कुल है कि अगर आप 14 की राजनीति भी देखिए तो 14 में भी बीजेपी, ठीक है, नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा निश्चित तौर पर इमर्ज किए थे, एक बड़ी लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज भी बिल्ट हुई थी। लेकिन यूपी में अगर आप देखें तो केशव मौर्य ने यही सहेजने का काम किया था, जो ओबीसी जातियों को इकट्ठा करने का जो काम था, उसके बाद वही कॉम्बिनेशन काम किया 17 तक। लेकिन और 17 में समाजवादी पार्टी लड़खड़ाई हुई थी, लड़ने की हालत में भी नहीं थी, वो पार्टी ही टूटी पड़ी थी, तो पूरा वॉकओवर भी मिल गया। लेकिन 22 में सीटें कम क्यों हुई? 22 में सीटें कम इसलिए भी हुई ना कि वोट शिफ्ट हुआ, कहीं कहीं जाके वोट शिफ्ट हुआ, और वो वोट जाके शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी के अलायंस में, क्योंकि उनके वोट शेयर्स बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो अब उसमें ओम प्रकाश राजभर की भी इक्विटी बढ़ी है, क्योंकि एक बात होती है कि आप नेचुरली कहां इंक्लाइन है और एक बात यह होती है कि आप सर्कमस्टांशियली कहां इंक्लाइन है। और ओम प्रकाश राजभर के लिए या संजय निषाद के लिए या इस तरह के राजनेताओं के लिए सत्ता से बहुत अलग होकर रह के ग्रो कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भी बहुत दबाव होता है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने सरकार छोड़ी ही यही कह के थी कि साहब मंत्री होने के बावजूद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो आखिर वो जो कॉस्ट पॉलिटिक्स कहां से चलती है और कहां असर डालती है, उस पॉइंट को भी देखना होगा ना। इसलिए जब वो किसी ऐसे अलायंस के साथ रहेंगे तो वो प्लस कर जाए, लेकिन जब वो अब ये टेस्ट तो इस बार हो जाएगा कि क्या वो और प्लस कर जाएंगे या और प्लस करा सकते हैं। अगर हाँ, तो फिर माना जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत इतनी है कि उनको अब अलायंस की जरूरत नहीं है, अलायंसेस को उनकी जरूरत। लेकिन अगर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि ये बात उलट जाएगी कि आप जो इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस आरोपों के साथ जी रही है या चल रही है, वो आरोप तो जो लोग लगा रहे हैं बात उनकी सही है और वो पसंद नहीं कर रहे हैं कि उनका कोई नेता जाए उधर। जी कासिम जी, बड़ा महत्वपूर्ण बात उत्कर्ष जी करते हैं। दारा सिंह चौहान ने जब योगी सरकार को छोड़ा 2022 के चुनाव से पहले, तो चिट्ठियां जो लिखी जा रही थी वो लिखी जा रही थी कि दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर प्रहार हो रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इस तरह की भाषा की शैली का इस्तेमाल करके लोग छोड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश में करीब माना जाता है कि 10 से 12%, अलग अलग स्टडी हैं जो कहती हैं 10 से 12% ब्राह्मण्स हैं और करीब 5 से 6% राजपूत वोट हैं। इन दोनों जातियों का 90% वोट शेयर बीजेपी को मिला है 2022 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भी, 2022 के चुनाव में भी। तो ये 15, 16, 18% ये वोट शेयर हो जाता है, जिसका 90% बीजेपी एंजॉय करती है। और सियासत जो अभी उत्तर प्रदेश की दलितों और पिछड़ों की चल रही है, जिसको ओम प्रकाश राजभर कुछ ही महीने पहले तक लगातार हवा दे रहे थे, वो सियासत क्या है? वो सियासत है कि सेना में भर्ती नहीं हो रही है, अग्निवीर का चोला लेकर आ गई है भर्ती, जो कि युवाओं को रास नहीं आ रही है। पूर्वांचल की सियासत ये सियासत है कि जातिगत जनगणना वहां डिमांड की जा रही है। अब इस सियासत को छोड़कर ओम प्रकाश राजभर उस पार्टी की तरफ जा रहे हैं जिसके ऊपर कुछ महीने पहले तक आरोप लग रहे थे कि वो ब्राह्मण राजपूतों की पार्टी है, उनका वोट शेयर ज्यादा से ज्यादा उस पार्टी को मिलता है। तो ये किस सियासत की तरफ जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर?
या ये महज मंत्री पद की सियासत है? जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाहे संजय चौहान हो या ओम प्रकाश राजभर हो, हमने पूरब में खूब देखा है, वो करीब से देखा है। अगर पूरब से 10,000 आदमी भर्ती होता है तो उसमें 10 खाली राजभर या चौहान होता है। 9,990 जो होते हैं वो यादव होते हैं, और उसके बाद अनुसूचित जाति में जाटो होते हैं, उसके बाद हमारे राय होते हैं, और उसके बाद तमाम दूसरे लोग होते हैं। तो इतनी छोटी भर्ती जो है वहां उनके लिए मुद्दा नहीं बन सकती, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जातियां जो हैं, खासतौर से लोनिया, चौहान और राजभर, इन जातियों को जो काम है वो थाने, तहसील, ब्लॉक में। और ओम प्रकाश राजभर अपनी मीटिंगों में कहेंगे थनमम जाब्या खड़ा और राब्या की थनमम जा घबघबा बैठ जाब्या कुर्सी पे, ये उनका अंदाज होगा। और जनता कहेंगे हम कुर्सी घबघबा बैठा। एसडीएम खड़ा हो जाए ये चाहता है कि वो एसडीएम डंडा लेके दौड़ाए दे ही चाहता। तो आदमी कह रहे हम तो चाहिए एसडीएम हमका जो है कुर्सी बैठा हुए। ये बिल्कुल आम सी बात है। इसको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने, जातीय जनगणना और उसके बाद पिछड़ा हक और पिछड़ा न्याय, ये मुद्दे खास तौर से राजभर और चौहान पर अप्लाई नहीं करते हैं पूर्वांचल के। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अमित भाई ये बात मैं कह रहा हूं। हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने अपने साथ जो एक गिरोह पूरा जोड़ा है राजभरों का, उनका तरीका वही है जो लालू का बिहार में होता था। उनका तरीका वही है जो काशीराम का अनुसूचित जात में गौतम के साथ हुआ, जाटों के साथ हुआ। उनका तरीका वही है कि वो सम्मान देने की बात करते हैं, सम्मान दिलाने की बात करते हैं। और इसीलिए तमाम, जैसा कि कहा हमारे उत्कर्ष भाई ने भी, कि तमाम कोशिश के बावजूद उनसे उन वोटों को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा, कैबिनेट मिनिस्ट्री, निगम, तमाम राजभर नेता पैदा करने के बाद भी उनसे वो छीन नहीं पाई। अखिलेश यादव ने कोशिश की, उनके लोगों को तोड़ा, महेंद्र राजभर को तोड़ा, वो भी कोई कामयाब नहीं हुए। तो ये एक ऐसी चीज है कि ओम प्रकाश राजभर की यही ताकत है, और इस पे ये सारी चीजें अप्लाई नहीं करती हैं। और खासतौर से आप समझ लें, पिछड़ी जातियों में कुर्मी और यादव के अलावा थोड़ा मौर्य, बाकी कोई बिरादरी आपको न पिछड़ी जनगणना की बात करती है, ना पिछड़ों के अधिकार की बात करती है, ना पिछड़ों की। हद ये है कि अखिलेश यादव बीएचयू में पिछड़ों के आरक्षण के बारे में, उसके बारे में जो बात हो रही है, हॉस्टल के रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में, अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं होता। दिलीप मंडल कर देते हैं, दिल्ली से रतन लाल कर देते हैं, क्या कहते हैं वो कर देते हैं, प्रोफेसर बीपी मंडल, सूरज मंडल नहीं आता। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सीरियस हैं लोग। सांड पे रोज समाचार आता है, लेकिन पिछड़ों को लेके कोई बात नहीं होती। सब मजाक चल रहा है, सीरियसली कोई बात नहीं होती। ये सारे ट्विटर से आप संदेश देके अगर चाहें कि हम इन सब मुद्दों को उठा लेंगे, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। अमित भाई जी, अनुपम सर, आपकी भी एक टिप्पणी, राजभर की इस पॉलिटिक्स के दशा दिशा को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? उनका जो राजनीतिक स्टैंड है वो विपक्ष में ज्यादा क्लियर है, उनके नारे, उनके मुद्दे, उनका आंकड़ा चुनावी, ये सब ज्यादा विपक्ष के साथ सूट कर रहा था, भाजपा के साथ हो लिए। अमीश भाई देखें, जितनी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो निषाद हो, संजय निषाद हो, चाहे वो अब आपने देखा इधर चंद्रशेखर रावण को आपने देखा, इनमें से कोई भी पार्टी अपने लेवल पे खड़ी होने की पोजीशन में नहीं है। ऐसे में हर पार्टी को किसी न किसी एक बड़ी पार्टी का साथ चाहिए। एक बहुत अभूतपूर्व एक घटनाक्रम हुआ है पिछले 20-25 साल में कि जाति के आधार पर ये छोटी छोटी पार्टियां जो बनी। देखिए, आप समाजवादी पार्टी को लेते, समाजवादी पार्टी के लिए माना जाता है कि यादव पूरी फर्मली मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। आप अपने कमेंट्स देख लें, आप वोटिंग पैटर्न देख लें, आप कुछ भी देख लें, आपको नजर आएगा कि अखिलेश यादव की कोई बात उन्हें खराब नहीं लगती। अखिलेश यादव जब मायावती का विरोध करते हैं तो मायावती का विरोध करते हैं, अखिलेश यादव जब मायावती से हाथ मिला लेते हैं मायावती से हाथ मिला लेते। तो आज की तारीख में जाति के आधार पर बनी हुई जितनी ये छोटी छोटी आप पार्टीज देख रही हैं, इसमें दो चीजें कॉमन, तीन चीजें। पहली कि एक पर्टिकुलर जाति को लेकर चल रही है, दूसरी की पूरी तरह परिवारवादी पार्टी है, बाप के बाद बेटा, बेटी के बाद एक और। जब जयंत चौधरी देख ले, वो तीसरी पुष्ट है। और तीसरी और आखिरी बात कि इसमें कहीं कोई इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको अपने नेता पे किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है, वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं।
तो आपने देखा कि इन नेताओं को, अब ओम प्रकाश राजभर को ही देख ले, आप, मैं भाजपा को फिर से दोहरा रहा हूं, उन्होंने कितनी कोशिश की कि साहब हम अपना नेता खड़ा कर दें, हम अपना राजभर नेता बना लें, लेकिन वो नहीं बना पाए। उन्होंने कोशिश की हम अपना कुर्मी नेता बना लें। अखिलेश यादव ने कोशिश की कि हम नरेश उत्तम को खड़े करके हम अपना कुर्मी नेता डेवलप कर, नहीं कर पाए। आपने सोचा हम अपना जाट नेता बना ले, आप नहीं कर पाए। तो हकीकत ये है कि जितने छोटे छोटे राजनीतिक दल जो बने हैं, इनमें ये एक जाति विशेष के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, दूसरे इनके फॉलोअर्स इनके साथ है, तीसरे ये वंश के साथ चल रहे हैं, और चौथी और आखिरी बात, ये अकेले अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। इनको ऊपर उठने के लिए किसी न किसी पार्टी का दामन पकड़ना ही पड़ता है। अभी जयंत चौधरी को देख ले, आज जयंत चौधरी किसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं? 12 सीट समाजवादी पार्टी के साथ, मान जाए सब ठीक है, लेकिन जयंत चौधरी एक बार लोकसभा गए सिर्फ, बाकी बार वो 2 बार हारे। एक बार जो लोकसभा गए वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से गए, एक बार राज्यसभा पहुंचे वो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से पहुंचे। इसके अलावा जितनी बार उन्होंने पार्लियामेंट में जाने की कोशिश की, हर बार चुनाव हार गए। तो इन पार्टियों के साथ इनकी अपनी मजबूरी है। ये अकेले, उन्हें मालूम है कि वो, जैसा मैं कहता हूं, शून्य है, सिफर है, एक सीट को मोहताज है, इन्हें किसी न किसी के साथ गठबंधन करना पड़ता है, किसी न किसी के साथ हाथ पकड़ना पड़ता है। लेकिन छोटे स्तर पे से जिस तरह की फॉलोइंग इन्होंने जनरेट की है पिछले 20-25 साल में, उसके चलते बड़ी पार्टियों की भी मजबूरी है कि उनको तवज्जो देना पड़ता है, इनका हाथ पकड़ना पड़ता है, इनको साथ लेना पड़ता है। अमीश भाई बिल्कुल। और शायद यूपी बिहार की पॉलिटिक्स, मतलब इसी के बरक्स आप देखें तो यूपी में जीतन राम मांझी की अगर पार्टी है, या फिर रामविलास पासवान ने जो अब उनके बेटे चलाते हैं लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी, वो अपना वो 2-3-4% वोट जहां जाते हैं वो वोट बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधकर उनके साथ चला जाता है। कम से कम अभी तक ये माना जाता है। और ख़ास तौर पर यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स में जहां जाति जो है वो बहुत, कितना भी कर लीजिए, वो जाति नहीं है। तो हमने ओम प्रकाश राजभर की सियासत और घोसी के उपचुनाव में उनकी अहमियत और पूरे पूर्वांचल में उनकी अहमियत पर बात की। हमने एक सवाल दोस्तों यूट्यूब पर आपसे पूछा था कि घोसी उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, बीजेपी या सपा? तो हमारा ये यूट्यूब लाइव जो आज काफ़ी तादाद में लोगों ने देखा है, उसमें से 77% लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। सिर्फ 23% लोगों का मानना है कि बीजेपी घोसी उपचुनाव में बाजी मारेगी। खैर 8 सितंबर को नतीजे चूंकि आने हैं तो यूपी तक पर आपको वो नतीजे लाइव देखने को मिलेंगे, और हमारे दर्शक जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही साबित होती है ये हमें पता लगेगी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक गतिविधि को करीब से देखते हुए हम दर्शकों की राय, आपकी राय, आपके सवालों को अपने मेहमानों से पूछते रहेंगे और आपसे इसी तरह मुलाकात करते रहेंगे। आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उत्कर्ष जी, सैयद कासिम साहब, अनुपम मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का